हेलो क्लास, देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले है ना आपके उर्वरक के क्लास के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो देखिए आपका जो है रसायन विज्ञान जो है इसका एक टॉपिक और बचा है। ठीक है, तो ये टॉपिक एक्चुअल में होना कहाँ था? पर्यावरण में। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअल में पर्यावरण में होना था, फिर भी अगर ये रसायन विज्ञान में शामिल है तो मैं इसको आपको इससे कराता हूँ। ठीक है, तो अभी के जो टॉपिक में इसमें हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, एक आपका खाद्य संरक्षण पोषण और साथ ही अपमार्जक को भी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि अपमार्जक जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है, लगभग 10-15 मिनट का, तो दोनों चीज़ें हम लोग इसी में शामिल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद जब आपको यूनिक का वीडियो मिलेगा उसमें छत्तीसगढ़ का 2 वीडियो है ना डेली आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो आपका अभी का जो क्लास है, ठीक है, जो टॉपिक है यहाँ याद रखिएगा, पोषण, खाद्य संरक्षण और साथ ही अपमार्जक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसमें दो चीजें है ना, पोषण और खाद्य संरक्षण ये एक टॉपिक है और दूसरा टॉपिक आपको अलग से अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसको भी मैं यहाँ से है ना क्या शामिल करता हूँ, तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं। चलिए देखिए आपकी क्लासेस किस तरीके से चल रही है। तो देखिए यहाँ की जो थ्योरी की क्लास है ना, जब हम लोग बीएससी का क्लास चला रहे थे तो उस दौरान आपकी थ्योरी की सारी चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो गई। ठीक, तो आपको अगर इसको थ्योरी देखना है तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाएं और वहाँ से। ठीक, तो अभी जिस तरीके से सीरीज आपकी चल रही है, ये चल रही है आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ और उसका उत्तर हम लोग उसके बाद तुरंत देखते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं। और याद रखिए यहाँ जो क्लास हो रही है ये जो है आपको प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम्स के लिए ही डेडिकेटेड है। ठीक है, तो प्रयोगशाला जो परिचारक एग्जाम है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है क्लास है। ठीक है, और जैसे ही ये खत्म होता है आपका जो रसायन विज्ञान वाला हिस्सा है, इसके बाद तुरंत हम लोग आगे शिफ्ट होंगे किसमें? तो आपके जीव विज्ञान वाले पार्ट में। और आपका जीव विज्ञान का जो विषय है ये लगभग 15 क्लास के आसपास, 15 से 20 क्लास में जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो आपके लगभग समाप्त करा दिए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको आने वाले एग्जाम में है ना, जितने भी प्रश्न हैं ये आपके जो पेपर हैं जहाँ आपके सामान्य विज्ञान पूछे जाते हैं वहाँ बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए कि आपका पहला प्रश्न पूछा क्या गया है। तो आपका पहला प्रश्न है कि फलों एवं सब्जियों में है ना, जो फल और सब्जी होते हैं इनमें मोम पासन वैक्स इमल्सन का उपयोग किया जाता है किस लिए? देखिए आजकल जनरली ये मोम पासन इसमें होता क्या मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि जो फल है उसका उम्र बढ़े। फल का उम्र बढ़ने का कहने का मतलब क्या है? जब मार्केट में है ना ताज़ा फल क्या होता है, जब वो फल पेड़ पे लगा रहता है, ठीक, तो क्या होता है ताज़ा फल होता है उसको आप तोड़ के लाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। ठीक, तो जैसे ही फल को आपने पौधे से क्या किया, तोड़ के लाया, तो क्या होता है 1-2 दिन में फल क्या होता है ना, उसकी जो ताज़ापन है वो समाप्त होने लगता है। तो उसके ताज़ापन को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए है ना, मार्केट में क्या वो सामान क्या होता है कि लोग अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, उसको बेचने के लिए ज़्यादा दिन तक वो ताज़ा दिखे उसके ऊपर जो मोमबत्ती होता है ना उसी को क्या करते हैं रगड़ के लगा देते हैं। ठीक है, फल में ज़्यादातर सेब में देखने को मिलता है रगड़ के लगा देते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मोम इमल्सन कहते हैं। तो आप जब भी सेब लें है ना, जब भी आप मार्केट से सेब खरीदेंगे क्या करेंगे, उसका जो ऊपरी परत है उसको अच्छे से देखें है ना। अगर उसमें मोम का जो फिसलन वाला है तो वाली सेब आप ना खरीदें, या गलती से आपने कभी खरीद लिया है तो उसको क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको आप चाकू से या किसी है ना, चाकू से या किसी भी जो किचन में उपलब्ध आपके पास जो किसी भी तरीके की सामग्री है उसे ऊपर को उसका छिलका को क्या करें आप निकाल लें। ठीक, तो चलिए आपके प्रश्न में आते हैं। आप ध्यान रखिएगा आपकी जो मोम इमल्सन वाली जो मैंने आपको वो फल बताया सेब फल, उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो पहला प्रश्न है फलों एवं सब्जियों में मोम पासन वैक्स इमल्सन का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न पूछा गया। फलों एवं सब्जियों में मोम पासन, मोम पासन इसी को वैक्स इमल्सन कहते हैं। क्या? तो वैक्स इमल्सन, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, तो चलिए आपका ऑप्शन ए है, देखिएगा फलों एवं सब्जियों में चमक लाने के लिए।
ठीक है, फलों एवं सब्जियों में चमक लाने के लिए आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है उनके पकने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए। ऑप्शन सी क्या है, तो उनके पकने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर भी उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसका उत्तर भी हो जाएगा उनका भंडारण जीवन काल क्या करने के लिए, तो बढ़ाने के लिए, ठीक है। उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा है कि फलों एवं सब्जियों, है ना, में जो मोम का पायसन या परत, है ना, या वैक्स इमल्सन का प्रयोग किया जाता है, उसका कारण क्या है, तो जो फल सब्जियों के भंडारण के जीवन काल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन बी देखिएगा, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, खाने की वस्तु में, ठीक, खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है, ठीक। खाने की वस्तु के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है आपका साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट और ऑप्शन डी है आपका सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो खाने की वस्तु के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे सोडियम बेंजोएट, ये आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु, ठीक, निम्न में से किस रसायन को प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो इसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो कौन सा पदार्थ है, याद रखेंगे सोडियम बेंजोएट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है कि फलों की रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। फलों के रस को देखिएगा, अगला जो प्रश्न है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए देखिए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है आपका सोडियम बेंजोएट। तो याद रखिएगा फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो सोडियम बेंजोएट का, ठीक। सोडियम बेंजोएट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला कौन सा रसायन है, आपको बताना है। तो देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया कि खाने की वस्तु के परिरक्षण के लिए, तो खाने की वस्तु को ही खाद्य पदार्थ कहा जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट, ठीक। आगे बढ़े, देखिए आलू के चिप्स जो है ना, प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, इसका कारण क्या है आपको बताना है, ठीक। आलू के चिप्स है, ठीक, आलू के चिप्स को प्लास्टिक के थैलों में, ठीक, प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, क्या, तो संकुलित, इसका कारण क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन ए है नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, सी है ऑक्सीजन वातावरण में और डी है आयोडीन वातावरण में। तो याद रखिए किस वातावरण में, याद रखेंगे नाइट्रोजन वातावरण में। देखिए यहाँ पर बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किया गया है ना। इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि आलू के चिप्स की जब पैकिंग की जाती है तो उसके साथ जो आलू के चिप्स में आलू कम और कौन सा गैस ज़्यादा भरा होता है ना। तो आलू के चिप्स 5 रुपये 10 रुपये का आप खरीदते हैं, देखते क्या है ना, उसमें आलू मुश्किल से 10 से 12% होता है और ज़्यादा गैस भरा होता है। सही बात है, ठीक है।
तो उसी प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया कि आलू के चिप्स और प्लास्टिक के थैलों में क्या संतुलित की जाती है, तो याद रखेंगे आलू के चिप्स के साथ उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। किसको भरा जाता है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस को। इसीलिए आलू के चिप्स को जो आप यूट्यूब में तरह तरह की वीडियो देखें, है ना, आलू चिप्स बनाने की विधियाँ, और उससे सीखें और घर में, है ना, अधिक आलू और कम गैस खाएं, ठीक है। अधिक आलू चिप्स और गैस कम खाएं, क्योंकि जब आप प्लास्टिक वाले आलू चिप्स खाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आलू कम और गैस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले प्रश्न को देखते हैं। भोजन में ऐसा क्लास मजा आता है, बोलना बढ़िया है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, किस लिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए भोजन में याद रखिएगा, इसको MSG कहते हैं, है ना। MSG को क्या कहते हैं, मोनोसोडियम MSG को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक। तो प्रश्न देखिएगा, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, किस लिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखेंगे। ऑप्शन ए है आपका रंग बढ़ाने में, है ना। अब देखिए खाना को भी रंगीन किया जाता है, तरह तरह के रंग उसको प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। दुनिया में कैसे कैसे लोग आ गए भाई आजकल, है ना। ऑप्शन बी है स्वाद बढ़ाने में, ऑप्शन सी है सुरक्षित रखने में, और ऑप्शन डी है पासी करने में। तो यहाँ का उत्तर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, सुरक्षित रखने में, ठीक है। एक ऑप्शन बी आपका आ जाएगा सुरक्षित रखने में, और ऑप्शन सी आपको स्वाद बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामाइड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे स्वाद बढ़ाने में, और साथ ही दूसरा क्या है, तो याद रखेंगे सुरक्षित रखने में। देखिए पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि खाद्य पदार्थों में, है ना, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, ठीक है। किसी भी केमिकल तरीके से इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों को बिल्कुल भी नहीं खाएं, है ना, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत बड़ी बीमारी है ना, जिसका नाम है कैंसर। उसका ज़्यादातर कारण भी आजकल वहीं से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई घर में अपने, है ना, घर का जो सादा शुद्ध भोजन है ना, सादा खाना शुद्ध विचार वाला जो एक क्वेट है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो चीज़ें बाहर में जो आप खाते हैं कोशिश करें उसको आप घर में बनाएं, है ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से क्या है कि बाहर की चीज़ों जो केमिकल यूज चीज़ें आप उसको खाते रहेंगे, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते रहेगा, तरह तरह की नई बीमारी आते रहेंगी। तो क्या है, इस तरह की बीमारी से पड़ने से क्या होती है, लोगों का जो कार्य क्षमता है वो क्या होता है, घटेगा। तो अगर कार्य क्षमता घटेगा तो कार्य कैसे होगा और देश का विकास कैसे होगा। तो देश के विकास करने के लिए अच्छा शुद्ध सादा भोजन खाएं, है ना, और क्या करें, देश का विकास करें, बीमारियों से दूर रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, इसका कारण क्या है। शीत प्रकोष्ठ में जो फल है वो दीर्घकालीन भंडारण देता है, इसका कारण क्या है, प्रश्न पूछा गया। देखिए इसका मतलब यह है, देखिए कोई खाद्य पदार्थ गर्मी के दिन में जल्दी खराब होता है, लेकिन यही चीज़ ठंडी में जल्दी खराब नहीं होती, इसका कारण क्या, ये प्रश्न इससे रिलेटेड है, ठीक। तो देखिए गर्मी के दिन में मान लीजिए आपने जो बासी खाना रखा है, ठीक है, माने सब्जी लीजिए, तो कुछ सब्जी ऐसी होती है जिसको आपने सुबह बनाया और शाम को जल्दी अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, तो फ्रिज में रखने का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रिज में क्या रहता है, उसका टेम्परेचर जो है, तापमान क्या होता है ना, उसके ताप और उसके जो टेम्परेचर होते हैं जो उसको खराब नहीं होने देते, ठीक है, उसको क्या रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ठंडा रखा जाता है। उसी ठंडे को क्या कहते हैं, शीत कहते हैं। इसी ठंडे को क्या कहा जाता है, तो शीत कहा जाता है। जैसे गर्मी के दिन में किसी भी खाने को आप बाहर रखेंगे तो जल्दी खराब होता है, लेकिन जब उसको, है ना, फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। तो उसी को क्या बोला गया, लंबे समय तक चलता है, तो दीर्घकालीन भंडारण, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर इसके ऑप्शन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का संसर्ग माना जाता है। ऑप्शन बी है वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, ऑप्शन सी है श्वसन दर का ह्रास, और ऑप्शन डी है आर्द्रता का बढ़ना। तो याद रखिए कि ऑप्शन सी श्वसन दर का ह्रास, ये आपको सही उत्तर है।
ऑप्शन सी है श्वसन दर का ह्रास, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ें। आपका अगला प्रश्न है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कौन मदद करता है, आपको बताना है। ठीक है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कौन मदद करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कौन मदद करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखते हैं कि आपके ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ऑप्शन ए है जीवाणु को मारकर, ठीक। ऑप्शन बी है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ऑप्शन सी है एंजाइम क्रिया नष्ट करके, है ना। ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत में ढककर। तो याद रखिएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे संबंधित है ना जो चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है तो वो तो हमारे ऑफलाइन क्लास में आके आप पढ़ेंगे, है ना। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस में उतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं, है ना, और हमारे द्वारा गो थ्रू नहीं की जा रही है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक देखिए ये जितनी चीज़ें हैं ये अपने आप में एग्ज़ाम के लिए, है ना, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशिक्षणों में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न में देखिए चीजें किस तरीके से पूछी गई हैं। तो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशिक्षणों में प्रयुक्त किया जाता है। आपको कौन सा प्रशीतक है उसको बताना है जो घरेलू, है ना, जो क्या है घरेलू प्रशिक्षणों में प्रयुक्त किया जाता है। घरेलू प्रशिक्षणों में प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तीनों एक ही मतलब है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए है नेआन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है फ्रेयान, ऑप्शन डी आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेयान जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेयान क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने का हानिकारक माना जा सकता है। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको छोटा करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ट्राइक्लोसन, ठीक है, किसमें विद्यमान होता है ये आपको संभावना बतानी है जिसमें लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने की हानिकारक माना जाता है। सबसे पहले तो आपको ट्राइक्लोसन याद रखने हैं, इसकी संभावना कहाँ अधिक है ये भी याद रखना है, इसकी संभावना कहाँ ज़्यादा है ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें प्रश्न आगे है कि लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने का हानिकारक माना जाता है। ठीक है, किनको इसमें रखने को हानिकारक माना जाता है लंबे समय तक, तो याद रखेंगे जो प्रसाधन सामग्री है उसको इसमें रखने लंबे समय तक रखना हानिकारक माना जाता है। ठीक है, तो किसको याद रखेंगे, जो प्रसाधन सामग्री होता है उसको। सॉरी, है ना, ये क्या है, ये नेचुरल चीजें हैं, छींक आना, खांसी आना, इसको तो हम लोग घंटा भी नहीं रोक सकता तो हम जान नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है आपको बताना है। ठीक है, चीनी कैसी है तो याद रखेंगे कच्ची चीनी। ठीक है, इसको रंगहीन करने के लिए, रंगहीन करने का मतलब क्या होता है, व्हाइट रंग। व्हाइट रंग को आप ये मत समझ जाना कि इसमें रंग है, सादा मतलब सादा होता है ना, सादा मतलब सादा होता है, वो रंगीन नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाइट को आप ना रंगीन ना समझें। ठीक है, तो कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए
ठीक है, कौन से चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका उत्तर है ए लकड़ी का चारकोल, बी है चीनी का चारकोल, सी है एनिमल चारकोल और डी है नारियल चारकोल। तो याद रखिएगा यहाँ पे एनिमल है ना चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, तो एनिमल चारकोल का। ठीक, देखिए आप लोग कभी गन्ना है ना, गन्ना की जहाँ खेती होती है उस स्थान पे गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है, वहाँ आसपास में ही गन्ने को गुड़ में है ना, गन्ने को गुड़ में मतलब गन्ने से जो गुड़ बनाने की क्रिया होती है वहाँ आसपास में ही जो गन्ने के आसपास जहाँ खेती होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक है, मेरे गांव में, ठीक है, तालाब के नीचे, ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है, गन्ने की बहुत बड़ी खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत बड़ी खेती कहने का मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है ना, ज़्यादा क्षेत्रफल के एरिया में जिसकी खेती की जाती है उसको मतलब बड़े एरिया। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहीं डायरेक्ट गुड़ बनाते हैं। गुड़ कैसा गुड़, तो कच्चा गुड़, ठीक है, तुरंत जब आप खाओगे तो थोड़ा सा गर्म रहता है, खाएंगे साथ ही है ना, वो क्या होता है, ठोस नहीं होता, तरल रूप में रहता है, अच्छा टेस्टी लगता है। तो कभी अगर आसपास में, जिनके आसपास में गांव में ऐसी सुविधा हो जहाँ गन्ने की खेती होती हो और साथ ही वहाँ गन्ने से गुड़ बनाने का काम होता है तो आप जरूर जाएं, ठीक है, थोड़ा सा जो द्रव वाला गुड़ है उसको चखें गर्म और देखें किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, ठीक है, लेकिन जाएं और आराम से पूछ के जाएं ताकि किसी भी प्रकार का वहाँ पे दिक्कत ना हो। और कहीं ऐसा मत हो कि जो किसान को ये लगे कि कोई चोरी करने आया, आप याद आप किसान डंडा लेके दौड़ पड़ा है ना, डंडा पत्थर से फेंक के मार रहे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ज़्यादा हानिकारक है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा, ये आपको बताना है ना। जो शहद होता है, शहद में क्या क्या मिला रहता है, शहद का घटक अवयव, इससे प्रश्न पूछा गया, ठीक। शहद का आपको घटक बताइए या शहद के जो अवयव हैं, घटक और अवयव दोनों एक ही चीज, ठीक है। शहद के घटक के बारे में आपको बताने हैं। तो ए है ग्लूकोज जिसको द्राक्ष शर्करा कहते हैं, बी है सुक्रोज जिसको इच्छू शर्करा कहते हैं, सी है माल्टोज जिसको यव शर्करा कहते हैं और डी है फ्रक्टोज जिसको फल शर्करा कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रक्टोज जो है शहद का घटक या अवयव होता है जिसको क्या कहा जाता है, तो फल शर्करा, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे फल शर्करा कहा जाता है। चलिए इसी में आगे बढ़े। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है आपको बताना है, ठीक है, आपको मीठी चीनी कौन सी है आपको बताना है। देखिए मीठी चीनी, सबसे ज़्यादा मीठी चीनी कौन है, इसका अवधारण कैसे होता है, आप ये कैसे निर्धारित कर पाएंगे, तो याद रखेंगे उसके घटक और अवयव से। चीनी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उन चीज़ों से आप बता पाएंगे कि चीनी कितनी मीठी है ना। मैं एक्चुअल में खट्टी कहने वाला, तो चीनी खट्टी तो होती है नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चीनी के अवयव या घटक ही बताते हैं कि कौन सी चीनी कितनी ज़्यादा मीठी है। अब चीनी के अलग अलग प्रकार का होता है, तो देखिए चीनी एक छोटी चीनी होती है, दूसरा आप चीनी का बड़े रूप देखते हैं, और इसी तरीके से है ना चीनी को आगे आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, जैसे बतासा हो गया, या उसके बाद जो मंदिर में पूजा में है ना, पूजा में प्रसाद के रूप में जो चीनी दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों की चीनी की बात हो रही है, जिसमें कौन सी चीनी मीठी होती है, कौन सी चीनी जो है ज़्यादा मीठी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है माल्टोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो ऑप्शन एक जो है फ्रक्टोज, ये आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए जो फ्रक्टोज है ये आपका क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है सही जोड़ी मिलान से है। तो चलिए कुछ लगभग 5 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, 2 को मैं यहाँ नोट डाउन करूँगा, उसके बाद 3 चीज़ें जो हैं आपको स्क्रीन में वहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। तो पहला जो है द्राक्षा शर्करा, ठीक है, और दूसरा आप इसी देखेंगे फल शर्करा, दूसरा आप देखेंगे इसी में फल शर्करा, ठीक है। तो द्राक्षा शर्करा के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है इसके अवयव कौन सा है, तो ग्लूकोज, ठीक है। द्राक्षा शर्करा के बारे में याद रखना है, इसका अवयव कौन सा है, तो ग्लूकोज या शर्करा, ठीक। द्राक्षा शर्करा के बारे में आपको याद रखना है कि इसके अवयव कौन सा है, तो ग्लूकोज या शर्करा।
उसी प्रकार जो फल शर्करा है इसके बारे में याद रखना, इसके अवयव कौन है तो फ्रक्टोज। जो फल शर्करा के अवयव या घटक कौन से हैं याद रखेंगे फ्रक्टोज है ना, कौन से है तो फ्रक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला है दूध शर्करा। ठीक है, आपका अगला कौन सा है तो दूध शर्करा। ठीक है, इसी में अगला जो आपका प्रश्न है इसमें आपका पूछा गया है चीनी के बारे में, है ना। अगला कौन सा है तो चीनी, शक्कर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं शुगर। ठीक है, उसी के बारे में। और आपका इसके बाद जो अगला है स्टीविया। अगला कौन सा तो याद रखेंगे स्टीविया। ठीक है, स्टीविया तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने द्राक्षा शर्करा के बारे में पढ़ा तो क्या था ग्लूकोज। फल शर्करा के बारे में पढ़ा, ये क्या है फ्रक्टोज है। दूध शर्करा में आप देखते हैं तो दूध शर्करा के बारे में याद रखिएगा लैक्टोज शामिल होगा, है ना। दूध शर्करा के घटक कौन से हैं या अवयव कौन से हैं तो याद रखेंगे लैक्टोज, क्या तो लैक्टोज। उसी प्रकार चीनी में क्या अवयव होते हैं तो याद रखेंगे चीनी में सुक्रोज होता है। ठीक है, चीनी में क्या होता है तो याद रखेंगे सुक्रोज होता है ना। ठीक है, चीनी में क्या होता है तो याद रखेंगे सुक्रोज। और स्टीविया में याद रखना है प्राकृतिक स्वीटनर। ठीक है, स्टीविया में क्या होता है प्राकृतिक स्वीटनर। ठीक है जी, स्टीविया में क्या होता है स्वीटनर। देखिए जो चीनी होता है उसके इतने प्रकार देखें कि प्राकृतिक स्वीटनर क्या होता है पता है, जो शुगर याद है आपको, शुगर फ्री शुगर है ना। शुगर फ्री जो कहा नहीं जाता है, जो जिनको डायबिटीज हुआ रहता है, मधुमेह की बीमारी हो रहती है, उनके लिए जो शुगर फ्री चीज़ें होती है वो क्या होता है याद रखेंगे स्टीविया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए आगे के जो प्रश्न भी ये भी आपके सही सुलेबस से संबंधित है। तो इसमें चलिए मैं जो क्वेश्चन है ना उसको पहले एक साइड लिखता हूँ। इसमें सबसे पहला आपका चुकंदर। आपको पहला कौन सा याद रखेंगे चुकंदर। ठीक है, ये देखिए चुकंदर जो है ना जो आपकी आयरन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, याद रखिएगा इसको खाने से क्या होता है खून बढ़ता है ना। तो डेली जिनको लगता है कि खून की कमी है वो डेली एक चुकंदर खाएं। ठीक है, जरूर खाएं, अच्छा है। साथ में इसमें कुछ ऐसी तरीके से बढ़िया है ना आपको इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं इसमें। तो चुकंदर आप क्या करेंगे डेली खाएं, है ना। क्या करता है खून को बढ़ाता है। इसके बाद आगे आपका शहद। शहद के बारे में यहीं पर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा इससे फ्रक्टोज है ना फल शर्करा क्या होता है मिला होता है। उसके बाद है कपास। ठीक है, अगला कौन सा है कपास, है ना, जूट कपास। उसके बाद अगला आपका है दूध। दूध के बारे में हम लोगों ने अभी कहाँ पे देखा लैक्टोज। ठीक है, तो चलिए चुकंदर में आपको याद रखना है चीनी। ठीक है, चुकंदर में क्या अवयव की याद रखिएगा, सुनिश्चित कीजिएगा चुकंदर का संबंध यहाँ से है चीनी से। उसी प्रकार शहद। ठीक है, शहद को थोड़ी देर पहले हम लोग देखा था यहाँ पर फ्रक्टोज है। तो शहद में एक और याद रखिएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और आपका जो फ्रक्टोज है, ठीक है, ये इसमें होता है। फ्रक्टोज या फ्रक्टोज एक ही है ना। और दूसरा दूध में याद रखेंगे लैक्टोज। ठीक, दूध में क्या याद रखेंगे लैक्टोज या लैक्टोज। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया। देखिए इतनी चीजों को आप पहले अच्छे से पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। याद रखिए एस्प्रिन एक टैबलेट आता है ना। ठीक, एस्प्रिन जो टैबलेट है एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन नाम से क्या आता है टैबलेट आता है ना। एस्प्रिन नाम से एक दवा आता है। वो एस्प्रिन बनता किससे है, कहाँ से एस्प्रिन प्राप्त होता है, मतलब एस्प्रिन बनता कहाँ कैसे है। ठीक, एस्प्रिन में कौन से पदार्थों को मिलाया जाता है और वो पदार्थ जो है कहाँ से मिलता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, एस्प्रिन करके आपके पास एक दवा आता है, टैबलेट आता है। तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसको मिलाकर एस्प्रिन बनाया जाता है और वो कहाँ से प्राप्त होता है, प्रश्न पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा एस्प्रिन ये कहाँ मिलता है तो एक पेड़ से मिलता है। किससे तो एक पेड़ से। एक पेड़ पहले मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप याद रखेंगे पेड़ से मिलता है ना, और एक ही पेड़ से ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तो अगला जो है प्रश्न है कि एस्प्रिन है क्या। ठीक है, इसी में आपका अगला प्रश्न है कि
स्प्रिंग है क्या, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में ए देखते हैं, प्रतिजैविक। ऑप्शन बी है एंटीपायरेटिक। ऑप्शन सी है समान। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कौन सी, या उपरोक्त में से कोई सी भी नहीं। तो देखिए स्प्रिंग